तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग कला एवं संस्कृति के बारे में जानेंगे। ये क्लास बिहार स्पेशल क्लास है जो 67 बीपीएससी पीटी परीक्षा जो संभावित है सितंबर लास्ट में। हम लोगों ने इसे पिछले क्लास में देखा है। सामान्य परिचय बिहार के बारे में मुख्य बिंदुओं को हम लोगों ने देखा है और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जाना है हम लोगों ने। आइए आज हम लोग कला एवं संस्कृति के बारे में जानते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों चित्रकला में हम लोगों को पढ़ना है पाल शैली, पटना कलम, मधुबनी पेंटिंग या मिथिला पेंटिंग, मंजूषा शैली। कुछ और शैली है जैसे कि थांका शैली, टिकुलिया शैली, पांडुलिपि, इस प्रकार है। चलिए दोस्तों हम थोड़ा बहुत जानते हैं। दोस्तों पटना कलम के बारे में जानते हैं, ठीक है। चलिए पटना कलम को हम लोग देखते हैं। दोस्तों बता दें कि कला एवं संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर, आप लोग को मालूम होगा दोस्तों, ये पटना कलम या मधुबनी पेंटिंग या मंजूषा शैली यानी कि ये पीटी के साथ साथ मेंस में भी महत्वपूर्ण योगदान दर्शाता है, महत्वपूर्ण योगदान रहता है, ठीक है दोस्तों। चलिए पटना कलम के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जानते हैं, ठीक है। देखिए पटना कलम को हम लोग कंपनी कला के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसका प्रभाव, यूरोपियों का प्रभाव इस पर देखने को मिलता है, ठीक है दोस्तों। बात करें इसको, अगर ये मूर्ति के रूप में अगर होता है तो यह ऐसा लगता है कि यह मूर्ति बोल उठेगा। ऐसा चित्रकारी, ऐसा कलाकारी किया जाता है। अगर मूर्ति बनता है तो लगता है कि ये मूर्ति बोल उठेगा, ठीक है दोस्तों। देखिए पटना कलम शुरुआती दौर में बात करें तो औरंगजेब के शासन के दौरान सम्राट की कला और चित्रकारी में रुचि नहीं होने के कारण चित्रकला का पतन शुरू हो गया। फिर यह मुर्शिदाबाद गया, फिर वहाँ के पतन हुआ। वहाँ से भी कारीगर यानी कि कारीगर लोग पटना चले गए और वहाँ बस गए। तो जब कारीगर लोग पटना चले गए तो वहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी के संरक्षण में इन्होंने एक अनूठी चित्रकला शैली का शुरुआत किया। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के संरक्षण में कारीगरों ने चित्रकला शैली का अनूठा शुरुआत किया। यानी कि इनके संरक्षण में, ईस्ट इंडिया कंपनी के संरक्षण में चित्रकला शैली का शुरुआत हुई, जिसे पटना कलम कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। याद रखिएगा दोस्तों, औरंगजेब के शासनकाल के दौरान जब शासकों, सम्राट को ये रुचि नहीं था, तो अगर जहाँ रुचि नहीं रहेगा तो वहाँ कारीगर कोई भी रहकर क्या करेगा, वहाँ प्रश्रय नहीं मिल पाया, जिसके कारण वहाँ से वह अपना स्थान बदले। फिर उसके बाद वह अंततः पटना आए तो ईस्ट इंडिया कंपनी के संरक्षण में इन्होंने चित्रकला शैली का शुरुआत किया, जिसे पटना कलम के रूप में जाना जाता है। दोस्तों अगर मुग़ल चित्रकारी के बारे में बात करें तो 18वीं 19वीं शताब्दी में यह पटना, दानापुर, आरा के क्षेत्र में प्रमुख क्षेत्र बना रहा, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, बात करें मुग़ल चित्रकारी के समय, यानी कि मुग़ल चित्रकारी का जो क्षेत्र था, प्रमुख था, तो पटना, दानापुर, आरा था, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों। अगर पटना स्कूल ऑफ पेंटिंग के रूप में भी इसे जाना जाता है, पटना स्कूल ऑफ पेंटिंग के रूप में भी पटना कलम को जाना जाता है। तो हम लोगों ने जाना है पटना कलम को किस नाम से जाना जाता है, पटना स्कूल ऑफ पेंटिंग, और इसे हम कंपनी कला के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के संरक्षण में इस चित्रकला का शुरुआत हुई, जिसे पटना कलम कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। मिथिला शैली, जिसे हम लोग मधुबनी पेंटिंग कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग जानते हैं। शशिकला थे ये, और जापान में इसका भी प्रदर्शन देखने को मिलता है। शशिकला
देवी का प्रदर्शन जापान में देखने को मिलता है। ठीक है, जापान के एक जगह का नाम याद नहीं पड़ रहा है दोस्तों, तानमोची ऐसा ही कुछ का नाम है। वहाँ संग्रहालय में चित्रकला संग्रहालय बनाया गया है। वहाँ के एक संग्रहालय में चित्रकला संग्रहालय बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, बात करें मंजूषा शैली का, तो मंजूषा शैली का एरिया क्षेत्र भागलपुर में देखने को मिलता है। इसे स्क्रॉल पेंटिंग के रूप में जाना जाता है या अंगिका कला के रूप में जाना जाता है मंजूषा शैली का। दोस्तों, एक से अधिक नाम इसलिए दे रहे हैं, प्रश्न किसी तरह भी बन सकता है, इसलिए मुख्य पॉइंटों को हम देख रहे हैं। इसमें कुछ और फैक्ट्स हैं, लेकिन जो मुख्य हैं उसको हम लोग चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, बात करें मंजूषा शैली का, तो वह 7वीं शताब्दी में के समय में ये फेमस था, आज भी है, यानी कि 7वीं समय से यह है। ठीक है, 7वीं शताब्दी से है, सॉरी दोस्तों, 7वीं शताब्दी से यह है मंजूषा शैली। तो मंजूषा शैली के बारे में हम लोग को पढ़ा है कि इनका अनेक नाम है, यानी कि स्क्रॉल पेंटिंग के रूप में जाना जाता है, अंगिका कला के रूप में जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, पटना कलम बीपीएससी मेंस के संदर्भ में यह पॉइंट बनता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, इनका एक लेखक है, इनका नाम है महादेव है। तो इन्होंने ये दर्शाया है कि बिना लिए हुए महिला का चित्रकार किया है, यानी कि बिना लिए हुए महिला का चित्र बनाया, जो यह दर्शाता है कि अजंता के चित्रकला की याद दिलाता है। यानी कि बिना लिए हुए महिला का चित्र महादेव नाम के एक चित्रकार थे, इन्होंने बनाया, और इस माध्यम से, यानी कि इस चित्रकारी से अजंता की चित्रकला की याद दिलाता है। ठीक है दोस्तों, और पटना कलम के महत्वपूर्ण चित्रकार के बारे में बात करें तो आपका कौन कौन है देख लीजिए। सेवक राम है, फूलाल दास है, जयराम दास है, शिवदयाल है, ईश्वरी प्रसाद है। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो हम लोग क्या जाना, सेवक राम, फूलाल दास, जयराम दास, शिवदयाल और ईश्वरी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों, बात करें मधुबनी पेंटिंग से जुड़े महिलाएं, कुछ ऐसे हैं जैसे कि भगवती देवी हैं, यमुना देवी है, शांति देवी है, गोदावरी देवी है, भूमा देवी है, मुद्रिका देवी है, नीलू यादव है, यानी कुछ और हैं। ठीक है, तो ये लोग हैं मधुबनी पेंटिंग से जुड़े हुए महिला, या मिथिला पेंटिंग से बोल सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, पटना कलम के बारे में अगर बात करें, एक व्यक्ति का नाम है माधोलाल है। ठीक है, इसमें शायद नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसलिए बता दे रहे हैं, माधोलाल के व्यक्ति का नाम है, उन्होंने रानी गंधारी का चित्र दिया। और एक नाम है यमुना, एक नाम है यमुना, इसमें दोस्तों यमुना नहीं लिखा हुआ। ठीक है, ये भी नहीं लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो यमुना व्यक्ति का नाम है, जो पटना कलम के महत्वपूर्ण चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने बेगम की शराबखोरी का यानी कि चित्र बनाया। ठीक है दोस्तों, चलिए मंजूषा शैली के बारे में दोस्तों कुछ और पॉइंट याद पड़ा। दोस्तों, सनई कागज 16 से निर्मित मंदिर की आकृति बनता है। मंजूषा शैली में दोस्तों देखिएगा कि आपका शिव जी का जो शिवलिंग होता है उस टाइप का होता है। इसे सर्प जैसा जो होता है ना, यानी कि सर्प का जो रूपांकन किया जाता है उस टाइप का होता है। तो सनई कागज 16 से निर्मित मंदिर की आकृति बनता है, जिसे हम लोग मंजूषा कहते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या बताया दोस्तों, सर्प, हाँ प्रश्न बन सकता है, मंजूषा शैली में सर्प का चित्रांकन किया जाता है, यानी कि रूपांकन किया जाता है। मंजूषा शैली जो है ना, मंजूषा शैली जो बनता है तो सर्प का इसमें रूपांकन दिया जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो मंजूषा शैली का प्रमुख चित्रकार है श्रीमती चक्रवर्ती देवी। ठीक है दोस्तों,
दोस्तों मैंने ये भी कहा है कि कुछ अलग चित्रकला के रूप में, जैसे कि मैंने बताया पाल शैली, पटना कला, मधुबनी पेंटिंग है, मिथिला पेंटिंग है, मंजूषा शैली, तो मैंने यही बताया था कि थांका शैली होता है। तो दोस्तों थांका शैली में आप लोगों को देखने को मिलेगा थांका शैली। देखो थांका दोस्तों होता है ना, थांका शैली में आप देखिएगा कि उसमें तिब्बती जो बौद्ध भिक्षु होते हैं, तिब्बती जो होते हैं ना, जैसे कि तिब्बती बौद्ध भिक्षु का प्रभाव देखने को मिलता है यहाँ पर, ठीक है, थांका शैली में, यानी कि बौद्धों का प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करें पांडुलिपि चित्रकला में, तो पाल वंश के समय ये आया था, यानी कि बुद्ध से संबंधित इसमें चर्चा है। और टिकुलिया कला जो पटना के क्षेत्र में प्रसिद्ध है, जैसे कि टिकुलिया कला में आप देखिएगा दोस्तों, टिकुलिया कला में की सजावटी दीवार पर पट्टिका के रूप में किया जाता है, गोल यानी कि इसका आकृति होता है, जैसे कि मेजपोश बनता है, बॉल हैंगिंग बनता है, और पेन स्ट्रेट करके आता है, स्ट्रेट टाइप का आपको चित्रांकन किया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। मेजपोश टिकुलिया कला में देखने को मिलेगा, यानी कि वॉल हैंगिंग, चाहे पेन स्ट्रेटेड और ट्रे, इस टाइप का आता है, सजावटी के रूप में प्रयोग किया जाता है, सजावटी दीवार हो गया, ठीक है दोस्तों। इस पॉइंट को दोस्तों याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आपको यहाँ जो है दोस्तों लोक नृत्य एवं क्या दिया हुआ है, लोक नृत्य, एक मिनट दोस्तों, लोक नृत्य क्या हो गया, लोक नृत्य एवं संगीत, लोक संगीत एवं नृत्य, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फिर आगे है संस्कार गीत। प्रश्न बनता है कि इनमें कौन संस्कार गीत नहीं है। तो संस्कार गीत कौन कौन है, सोहबर है, कोहबर है, खिलौच है आदि। संस्कार गीत में आता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं दोस्त, लोक संगीत एवं नृत्य। तो इसमें से हम लोग क्या जाना, संस्कार गीत, सोहबर है, कोहबर है, खिलौच है। और ऋतु गीत कौन है, प्रश्न में दे देगा, इसमें से कौन ऋतु गीत नहीं है, कौन ऋतु गीत है। तो ऋतु गीत कौन है दोस्तों, तो ऋतु गीत है कजरी है, चतुर्मासा है, बड़मासा है, चैता है, हिंडोला है। तो कौन कौन ऋतु गीत है आप याद रखिएगा। आपको इसमें से दो गो काउंट कम से कम याद रखिएगा, 2 ठो, हिंडोला, चैता, ठीक है। अगर पूरा याद है तो अच्छी बात है। तो याद रखिएगा कजरी, चतुर्मासा, बड़मासा, चैता, हिंडोला, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब आइए पर्व गीत में। पर्व गीत में आइएगा तो यहाँ लिखा हुआ है, क्या हो गया हो, पर्व गीत। पर्व गीत में आपको मिलेगा कि विभिन्न, टच काम नहीं कर रहा है, एक मिनट फ्रेंड्स, पर्व गीत में आइएगा तो आपको दिखाई देगा विभिन्न पर्वों पर गाया जाने वाला मांगलिक गीत, यानी कि शुभ गीत, पर्व गीत, जैसे कि छठ हो गया, यानी कि अनेक प्रकार का जो पर्व होता है उसमें उसके अकॉर्डिंग आप गाना गाते हैं, तो वही आपका मांगलिक गीत और हो गया, ठीक है। आइए घौड़िया गीत। घौड़िया गीत होता है जन्मोत्सव पर स्त्री वेशभूषा में पुरुषों द्वारा किया गया, यानी कि पुरुष जो होते हैं ना, स्त्री के वेशभूषा के रूप में ये जन्मोत्सव पर पुरुष द्वारा घोड़िया नृत्य किया जाता है, ठीक है। अब झिमिया नृत्य देखिए, गांव में देखिएगा दोस्तों, छिद्रित घड़ा, मिट्टी का जो घड़ा बनता है, ठीक है, आप उसमें छिद्र, आप उसमें देख सकते हैं, छिद्र घड़ा में रहता है, उसमें दीपक रख दिया जाता है ताकि उसका प्रकाश वहाँ से जो निकलता है बहुत सुंदर सा दिखाई देता है, छिद्र के माध्यम से बहुत अच्छा सा
अच्छा दिखाई देता है। ठीक है, तो झिम्या गीत आपको अभी गांव में है, कहीं 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 इसके बारे में थोड़ा बहुत देखने को मिलता है, लेकिन अब धीरे धीरे ज़माना बदल रहा है दोस्तों। तो झिम्या गीत छिद्रित घारा में दीपक जलाकर औरतों द्वारा किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। जोगिरा गीत होली के अवसर पर किया जाता है जोगिरा गीत। धोबिया गीत धोबी समाज में प्रचलित है धोबिया गीत। ठीक है, अब आइए विद्यापत्य नृत्य। विद्यापति के पदों को गाते हुए किए जाने वाला नृत्य विद्यापति। ठीक है दोस्तों। नचारी गीत है भगवान शंकर के गीतों का गायन। ठीक है, होली पर फाग है, होली पर मिथिला लगनी है। और कर्मा आदिवासियों के लोक नृत्य है। याद रखिएगा दोस्तों, कर्मा किसका है? आदिवासियों का लोक नृत्य है कर्मा। आप इसमें ये दोस्त याद रख लीजिएगा। ठीक है, आपको परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। ठीक है, संस्कार गीत के बारे में बता देते तो सोहर, कोहबर, खिलौच संस्कार गीत हो गया। ऋतु गीत हो गया कजरी, चतुर्मासा, बरमासा, चैता, हिंडोला। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब आ गया लोक नाटक, लोक नाट्य। इसमें देखिए आपको हो गया क में विदेशिया, इसके जनक भिखारी ठाकुर है। लोक नाटक का जनक कौन है? विदेशिया। विदेशिया का जनक कौन है? ये लोक नाट्य है विदेशिया, डोमकच, समा चकवा। तो इसके जनक है भिखारी ठाकुर। अब भोजपुर क्षेत्र में प्रचलित है। जगह का नाम है भोजपुर क्षेत्र, यानी कि डिस्ट्रिक्ट है, जिला है भोजपुर। ठीक है दोस्तों, आपको ये बताना है कि भोजपुर जो है दोस्तों किस यानी किसका बाउंड्री किसके साथ लगता है? पटना के साथ लगता है या नहीं लगता है बताना है। सारण के साथ लगता है या नहीं लगता है ये बताना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। डोमकच, तो हम लोग विदेशिया देखे हैं। इनका जनक भिखारी ठाकुर है विदेशिया का। किस क्षेत्र में प्रचलित है थी विदेशिया? तो भोजपुर में। चलिए आइए डोमकच देखते हैं। यह हास्य परिहास से परिपूर्ण है। महिलाओं द्वारा किया जाता है। डोमकच सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं है। तो डोमकच सार्वजनिक प्रदर्शन है या नहीं? तो नहीं है। यह हास्य परिहास से परिपूर्ण है। तो महिला के द्वारा डोमकच किया जाता है। आप देखिएगा तो बहुत हंसी आएगी। ठीक है, समचकवा कार्तिक शुक्ल सप्तमी से पूर्णमासी तक, कार्तिक शुक्ल सप्तमी से पूर्णमासी तक अभिनीत किया जाता है। पात्र मिट्टी के, यानी कि पात्र जो मिट्टी का होता है। ठीक है, समचकवा देखिएगा बच्चा सब बनाता है मिट्टी का, अपन आकृति देता है, रूप देता है हर एक प्रकार का। दोस्तों देखिएगा यह बच्चों के द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आज इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद।